नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नगर निगम चुनाव में पवार परिवार को करारा झटका। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी की बड़ी बढ़त। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से बड़े खिलाड़ी रहे शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बड़ा झटका लगा है। चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि उनके गढ़ वाले इलाकों में भी बीजेपी आगे निकल गई। शरद पवार और अजीत पवार के गुटों का गठबंधन भी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों में शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी गुटों की एकजुटता पूरी तरह नाकाम रही। वोटरों ने पवार परिवार की पारंपरिक ताकत पर भरोसा नहीं किया और बीजेपी ने दोनों जगहों पर जबरदस्त बढ़त बनाई है। महाराष्ट्र में फडणवीस की गेम चेंजर राजनीति। बीजेपी की जीत का सारा क्रेडिट फडणवीस को दिया जा रहा। बीएमसी और महाराष्ट्र के 28 नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत का सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फडणवीस ने जिस तरह से इस चुनाव की माइक्रो प्लानिंग की, उसने विपक्ष की राजनीति को चित कर दिया। 30 साल बाद मुंबई में ठाकरे परिवार का महत्व घटना फडणवीस की रणनीतिक जीत मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के बाद ठाकरे परिवार की पार्टियां शिवसेना, यूबीटी और मनसे दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन चर्चा मैदान में जीतने वाले की ही होती है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तस्वीर जैसे जैसे साफ होती जा रही है, सोशल मीडिया पर फडणवीस को लेकर ट्वीट से लेकर कार्टून और मीम बनाने की बाढ़ आई हुई है। कोई उनको बीजेपी के नए चाणक्य के रूप में पेश कर रहा है, तो कोई उन्हें महाराष्ट्र के राजा के रूप में मुकुट पहनाकर पेश कर रहा है। विपक्षी पार्टियों में विभाजन भाजपा के लिए बना वरदान। विपक्षी वोट पूरी तरह बंट गए। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी शिंदे गठबंधन की बड़ी जीत के पीछे शिवसेना और एनसीपी का विभाजन सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का बीजेपी के साथ आना महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और विपक्षी वोट पूरी तरह बंट गए। फडणवीस ने इस बार मोदी शाह जैसे राष्ट्रीय चेहरों की बजाय स्थानीय संगठन और नेताओं पर भरोसा किया। शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना बताकर उद्धव और राज ठाकरे के मराठी वोट बैंक में सेंध लगाई। ठाकरे भाइयों का साथ आना देर से लिया गया फैसला साबित हुआ। कांग्रेस, शरद पवार गुट और अन्य विपक्षी दलों की आपसी खींचतान से महाविकास अघाड़ी कमजोर पड़ी। नतीजों में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी का हमला। वरुण धवन का मीम शेयर कर उड़ाया मजाक। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों की मतगणना के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया और चुनाव आयोग का बचाव किया। दरअसल राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए स्याही की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। इस पर बीजेपी ने वरुण धवन के वायरल मीम का इस्तेमाल कर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया और कहा कि वह हार से पहले ही बहाने ढूंढ रहे हैं। बीजेपी ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर खानदानी चोर कहकर और अभिनेता वरुण धवन से जुड़े मौजूदा वायरल मीम का इस्तेमाल कर हमला किया। राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए बीजेपी ने वरुण धवन की वायरल एक तरफा मुस्कान से प्रेरित एक मीम टेम्पलेट का इस्तेमाल किया और उसे मॉर्फ किया और कैप्शन में लिखा कि मम्मी मैं फिर से चुनाव हार गया। महायुति के पार्टी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर बार बार चुनावी हार के बाद संस्थाओं को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। बीएमसी चुनाव में स्याही की जगह मार्कर के इस्तेमाल पर राहुल गांधी का हमला। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीएमसी चुनाव में स्याही की जगह मार्कर इस्तेमाल होने को वोट चोरी बताते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला कहा है। उन्होंने शुक्रवार सुबह मुंबई अखबार में स्याही विवाद की रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में विश्वास के पतन का कारण है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। कांग्रेस ने जीती धारावी। कांग्रेस उम्मीदवार आशा दीपक काले ने शिंदे गुट की वैशाली शेवाले को हराया। बीएमसी चुनाव में धारावी के वार्ड 183 से कांग्रेस उम्मीदवार आशा दीपक काले ने सबको चौंकाते हुए जीत हासिल की है। उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार वैशाली शेवाले को 1450 वोटों से हराया, जो पूर्व सांसद राहुल शेवाले की भाभी हैं। आशा काले ने अपनी जीत का क्रेडिट सांसद वर्षा गायकवाड़ और विधायक ज्योति गायकवाड़ तथा पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। धारावी, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, वहां कांग्रेस की यह पहली जीत रही।
आशा काले एक सामाजिक कार्यकर्ता और साधारण पार्टी कार्यकर्ता रही हैं। इस क्षेत्र में अडानी समूह के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर नाराजगी भी इस नतीजे की बड़ी वजह बताई जा रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत देहरादून में 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। देहरादून में 8 फरवरी 2026 को अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। यह आयोजन विभिन्न संगठनों के संयुक्त मंच अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले किया जा रहा है। जिला न्यायालय परिसर स्थित शहीद स्मारक में हुई बैठक में हत्याकांड में कथित वीआईपी लोगों की भूमिका उजागर करने और उन्हें संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। महिला मंच के संयोजक कमला पंत ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल सीबीआई जांच की अनुमति दी, जबकि परिजन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच चाहते थे। समिति ने वनंतरा रिजॉर्ट किराए जाने को सबूत मिटाने की साजिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की। चीन और कनाडा के रिश्तों में नई शुरुआत। शी जिनपिंग और मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद बड़ी राहत। कनाडा और चीन ने एक दूसरे को टैरिफ में राहत देने की घोषणा की है। ये घोषणा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बीजिंग में हुई मीटिंग के बाद की गई। पीएम कार्नी ने पत्रकारों से कहा कि उम्मीद है कि चीन 1 मार्च तक कनाडाई कैनोला तेल पर टैरिफ 85% से घटाकर 15% करेगा। वहीं कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ घटाकर 6.1% करने पर सहमति जताई है। साल 2024 में कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100% टैरिफ लगाया था। चीन और कनाडा के बीच हुआ ये समझौता दोनों देशों के बीच सालों से चले आ रहे तनावपूर्ण रिश्तों और एक दूसरे पर लगाए गए टैक्स के बाद एक बड़ी सफलता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस समझौते की तारीफ की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट दायर। ईडी ने 139 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की। ईडी ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और उनके परिवार द्वारा चलाए जा रहे अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दायर की है। यह मामला 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़ा है। ईडी ने पीएमएलए के तहत अल-फलाह कैंपस की 54 एकड़ जमीन समेत करीब 139 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की। एजेंसी ने बताया कि सिद्दीकी को 18 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी ने कथित तौर पर फर्जी दावों के जरिए छात्रों से करीब 415 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। जांच में परिवार से जुड़ी फर्मों को निर्माण और केटरिंग के ठेके देने, चैरिटेबल फंड के दुरुपयोग और विदेशों से जुड़े लेन देन के सबूत भी मिले हैं। बता दें कि इस केस की आतंकवाद के एंगल से एनआईए अलग से जांच कर रही है। यूएनएससी में ईरान बोला, हिंसा अमेरिका और इसराइल के उकसावे का नतीजा है। अमेरिका की चेतावनी, हमारे पास इस स्थिति से निपटने के सभी विकल्प खुले हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक में ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप स्थायी प्रतिनिधि गुलाम हुसैन दर्जी ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा और खूनी घटनाएं अमेरिका और इसराइल के उकसावे का नतीजा हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि अगर अमेरिका को मानवाधिकारों की चिंता है तो उसे मिनेसोटा में एक महिला की मौत के मामले पर ध्यान देना चाहिए। यह बैठक अमेरिका की मांग पर बुलाई गई थी। अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्ज ने ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान अपनी जनता से ज्यादा परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका के पास इस स्थिति से निपटने के सभी विकल्प खुले हैं। ओडिशा में युवक की पीट कर हत्या, युवक से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। ओडिशा के बालेश्वर में एक युवक की कथित तौर पर पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं और उससे जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे मॉब लिंचिंग बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के अस्तिया गांव निवासी शेख मुकंदर मोहम्मद के रूप में हुई है, जो एक गाड़ी में हेल्पर थे। पुलिस ने उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मृतक के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 5 लोगों के नाम हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मचाडो ने ट्रंप को दिया अपना नोबेल मेडल। ट्रंप ने मेडल किया स्वीकार। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह उनके काम के लिए सम्मान का प्रतीक है। मचाडो ने बताया कि यह तोहफा वेनेजुएला के लोगों की आज़ादी के लिए ट्रंप की कोशिशों की सराहना में दिया गया है। हालांकि नोबेल संस्थान ने साफ किया है कि पुरस्कार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह दोनों की पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी जो 1 घंटे से ज्यादा चली। इसके बाद मचाडो ने कई अमेरिकी सीनेटरों से भी मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल मचाडो के पास देश का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं है। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर यूएस डॉलर के मुकाबले 90.84 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकावली के बीच शुक्रवार 16 जनवरी को रुपया लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50 पैसे टूटकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 90.84 अस्थायी पर बंद हुआ। इंटरबैंक फॉरेक्स बाजार में रुपया 90.37 पर खुला और दिन में 90.89 तक फिसला। इससे पहले बुधवार को भी यह 11 पैसे गिरकर 90.34 पर बंद हुआ था। कारोबारियों के मुताबिक दिसंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 25.04 अरब डॉलर होने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि मजबूत डॉलर, एफआईआई का आउटफ्लो और कच्चे तेल की महंगाई के कारण रुपये में कमजोरी बनी रह सकती है। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। चाबहार प्रोजेक्ट से बाहर निकला भारत, रिपोर्ट। मोदी फिर ट्रंप के आगे सरेंडर, कांग्रेस। ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत के बाहर होने की खबरों के बीच सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी सरकार ने चाबहार से अपना नियंत्रण छोड़ दिया है और इस दशकों पुरानी साझेदारी को लगभग खत्म कर दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ने सितंबर 2025 में चाबहार पर प्रतिबंध लगाए थे और 12 जनवरी 2026 को ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। चाबहार को विकसित करने वाली सरकारी कंपनी IPGL के बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया और कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक बिना पाकिस्तान के रास्ते पहुंचने का अहम जरिया माना जाता है। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है और चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है कि भारत चाबहार से बाहर निकला है या नहीं। राजस्थान SIR में मुस्लिम वोटरों को हटाने का दबाव, BLO का वीडियो वायरल। राजस्थान के जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक BLO कीर्ति कुमार ने मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने के दबाव का गंभीर आरोप लगाया है और आत्महत्या की धमकी तक दे दी। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि उनसे 470 वोटरों के नाम हटाने को कहा जा रहा है जो अधिकतर मुस्लिम हैं, जबकि SIR के दौरान उनकी जांच हो चुकी है। कीर्ति कुमार एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और उनका कहना है कि इतने कम समय में 470 फॉर्म की जांच करना असंभव है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी एजेंटों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ये लोग वहां नहीं रहते। मामला नगर निकाय चुनाव से पहले सामने आया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.